वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है HER चैप्टर 1। पता नहीं क्यों ये मूवी बहुत ही कम स्क्रीन में रिलीज हुई और मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 आवर 37 मिनट्स का है, लेकिन मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। बात यह है कि किसी जगह पर मर्डर हो जाता है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है तो काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। असली कल्प्रिट कौन है, रीजन क्या है, इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी फॉरेस्ट एरिया में आधी रात को कोई मास्क वाला बंदा एक लड़की की चेजिंग करते रहता है और वो लड़की इस बंदे से छुपती रहती है। जब फाइनली वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही होती है तभी वो बंदा इस लड़की को देखकर इस लड़की को अपनी गन से मार देता है। दूसरे सीन में मेन कैरेक्टर अर्चना नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। बुरा सपना देखने की वजह से अर्चना फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। तभी इसको कॉल आता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया में मर्डर हो चुका है। अर्चना इस मर्डर केस को 7 दिन में क्रैक कर देती है। सो इन्वेस्टिगेशन डे 1। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है 1xBet। क्या आप लग्जरी लाइफ का सपना देखते हैं तो फिर मेरी सलाह मानिए। मैं काफी समय से 1xBet खेल रहा हूँ। ये बहुत भरोसेमंद है और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें से मेरा फेवरेट गेम है क्रैश गेम। हर रोज मैं इस गेम को खेलते हुए मेरी इनकम बढ़ाते रहता हूँ। जीते हुए पैसों का आप बहुत ही आसानी से विथड्रॉ कर सकते हो। इनका विथड्रॉ प्रोसेस बहुत ही क्विकली होता है। अगर आप भी 1xBet से अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो मेरे प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको डबल डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग बोनस अप टू 26,000 रुपीज। खबर आने पर अर्चना अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर जाती है तो ये बात पता चलती है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों का मर्डर हुआ है, एक लड़की और एक लड़के का। दीपक नाम का एक पुलिस वाला अर्चना से ये कहने लगता है कि मैडम मरने वाले बंदे का नाम है विशाल, यहीं पर इसकी गाड़ी मिली, इसी से हमको ये बात पता चली। ये लड़की कौन है अभी तक शिनाख्त नहीं हुआ। दिखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है मैडम। खैर क्राइम स्पॉट की इंस्पेक्शन करने पर अर्चना को वहाँ पर 2 बुलेट्स मिलते हैं और इसी तरह गाड़ी में भी कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं। समझने लगती है कि गाड़ी में ही कुछ हाथापाई हुई होगी। उसके बाद अर्चना विशाल के फैमिली मेंबर्स को बुलाती है। पत्नी का नाम होता है अनीता और अनीता के भाई का नाम होता है अनिल। विशाल की लाश देखने के बाद अनीता बहुत रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अर्चना से कहने लगती है कि इन दोनों की हत्या कल रात 8 से 10 बजे के आसपास हुई और इसी तरह लड़की के बॉडी पर कुछ जख्म है, जैसा लगता हो कि इस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और ये बंदा भी बहुत जख्मी है, शायद इसे भी मारा पीटा होगा। बाहर आने के बाद अर्चना अनिल से पूछने लगती है कि आप लोगों को किसी पर शक है। अनिल कहने लगता है कि मैडम विशाल तो सीधा साधा इंसान है, उसकी किससे दुश्मनी होगी। हम लोगों को ये खबर बहुत शॉकिंग न्यूज है। अर्चना पूछने लगती है विशाल के साथ में जो लड़की है क्या आप उसके बारे में जानते हो, वो कौन है, उसका नाम क्या है। अनिल कहने लगता है नहीं मैडम, उस लड़की के बारे में मैं नहीं जानता, वो बात भी हमारे लिए शॉकिंग है। उसके बाद दीपक अर्चना को कॉल करके ये बताने लगता है कि कल रात ये दोनों किसी होटल में स्टे किया था और रूम भी विशाल के नाम पर ही बुक है। लड़की के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद अर्चना अपने सुपीरियर से मुलाकात करके इसी केस की डिटेल्स बताने लगती है। इसका सुपीरियर कहने लगता है कि 6 महीने सस्पेंशन के बाद ये तुम्हारा पहला केस है, थोड़ा ध्यान से डील करके इस केस को किसी भी हालत में क्रैक करो, और भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस है। खैर घर आने के बाद जब अर्चना स्नान कर रही होती है इसकी उंगली से अंगूठी नीचे गिर जाती है। इस अंगूठी को देखकर अर्चना अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले अर्चना शेषाद्री नाम के एक बंदे से प्यार किया करती थी। एक दिन शेषाद्री ने इसको रिंग पहनाकर इसको प्रपोज किया। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। खैर इन्वेस्टिगेशन डे 2। दीपक अर्चना को किसी जगह पर बुलाकर कहने लगता है कि मैडम मरने वाली का नाम है स्वाति। कुछ महीनों पहले स्वाति के हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से और स्वाति और विशाल का अफेयर था मैडम। जब मैंने स्वाति की मौत की खबर उसकी माँ को सुनाई, उसकी माँ बेहोश हो गई। होश में आने के बाद मैं स्टेटमेंट ले लूंगा। वहाँ से अर्चना दोबारा अनीता के घर जाती है। स्वाति के बारे में पूछने लगती है कि आपको पता है विशाल और स्वाति का अफेयर चल रहा था। अनीता कहने लगती है मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था मैडम, वो बस कभी कभार वैजाग जाते थे। हमारी शादी हुए 5 साल हुए और हमारी लव मैरिज हुई थी। उसके बाद अनीता अर्चना से विशाल के रूटीन लाइफ के बारे में बताने लगती है कि वो किस टाइम पर कहाँ पर जाता है, किससे मुलाकात करता है, विशाल के फ्रेंड्स। इसी दरमियान में हम ये देखते हैं कि कोई अनजान बंदा अर्चना को फॉलो कर रहा है। खैर वहाँ से अर्चना दोबारा फॉरेंसिक लैब जाती है। डॉक्टर कहने लगती है कि क्राइम स्पॉट पर विक्टिम के अलावा 2 और लोगों के डीएनए पाए गए, मतलब शायद क्राइम में 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। और डीएनए से ये बात पता चलती है कि उनकी उम्र तकरीबन
25 से 35 साल के आसपास होगी। रात होने के बाद पुलिस ऑफिसर दीपक और नटराज अर्चना के पास आकर केस के कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं कि मैडम स्वाति का हस्बैंड अशोक बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। घर वालों से ये बात पता चली कि शादी होने के बाद स्वाति और अशोक के बीच कुछ ढंग से जमती नहीं थी, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होता था। अशोक मरने के बाद स्वाति ने अपने ससुराल से टच में नहीं रही। अर्चना नटराज से कहने लगती है कि हमारे लिस्ट में जो लोग हैं उन सारे लोगों को कल कॉफी पर बुलाओ। तभी ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज से ये बात पता चलती है कि क्राइम वाले दिन एक छोटी सी ट्रक उस रास्ते पर गई थी और वापस लौटकर नहीं आई। पुलिस वालों ने इस ट्रक का नंबर प्लेट चेक किया, लेकिन ये फेक है। अर्चना कहने लगती है कि फटाफट से एक टीम इस ट्रक को ढूंढने में लगा दो। खैर दूसरे दिन कपिल नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब कपिल और कुछ पुलिस वाले रॉबरी हुए घर में जाते हैं तो उस घर में एक बंदे की लाश होती है, मतलब इस घर का ओनर चोरी करने वाले इस बंदे को मारकर भाग गए। दूसरी तरफ अर्चना की टीम उसी ट्रक की तलाश करते रहते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ विशाल और स्वाति के रिलेटिव्स फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन बुलाकर इनसे कुछ पूछताछ करती रहती है। एक्चुअली पूछताछ तो एक बहाना है, इन लोगों को कॉफी चाय पानी देकर उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए हासिल करती रहती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को वो छोटी ट्रक मिल ही जाती है। गली के बच्चे इस ट्रक के साथ जबरदस्त कांड करते रहते हैं। दूसरी तरफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट उन बुलेट्स को चेक करके अर्चना को अपने पास बुलाकर ये बात कहने लगता है कि मैडम क्राइम स्पॉट पर जो बुलेट्स पाए गए वो सेमी ऑटोमेटिक गन से फायर हुए हैं। पता नहीं क्यों इस क्राइम में इसी गन को इस्तेमाल किया। और शॉकिंग बात यह है कि ये गन आपसे कनेक्टेड है। 6 महीनों पहले केशव के केस में जो बुलेट्स पाए गए वो गन और ये गन सेम है। यह सुनने के बाद अर्चना शॉक में रह जाती है, थोड़ा अनकॉन्शियस भी होने लगती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 6 महीने पहले। एक्चुअली पुलिस वाले केशव नाम के एक क्रिमिनल की तलाश में थे, तो पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि केशव किसी जगह पर छुपा है। एक्चुअली अर्चना का बॉयफ्रेंड शेषाद्री भी पुलिस ऑफिसर होता है। खैर अर्चना, शेषाद्री और 2 और पुलिस वाले वहाँ पर जाकर बैकअप का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो पुलिस वालों की गाड़ी ब्रेकडाउन होने की वजह से अर्चना से कहने लगते हैं कि मैडम हमको आने में और 1 घंटा लगेगा। अर्चना सोचने लगती है क्या हम अभी से राइड करें या तो फिर बैकअप का इंतजार करें। फाइनली डिसाइड हो जाता है कि एविडेंस खत्म होने से पहले ही उस प्लेस की रेड किया जाए। तो इस तरह से ये 4 पुलिस ऑफिसर्स केशव के वेयर हाउस पर जाते हैं। वहाँ पर जबरदस्त फायरिंग होने की वजह से 2 पुलिस वाले जख्मी होते हैं और इसी तरह अर्चना का बॉयफ्रेंड शेषाद्री मर जाता है। ये होने के कुछ दिनों बाद एनआईए डिपार्टमेंट के 2 लोग हैदराबाद आते हैं। अर्चना के सुपीरियर से ये बात कहने लगते हैं कि केशव सिर्फ ड्रग्स स्मगल नहीं करता, रिसेंटली ये टेररिस्टों को गन भी सप्लाई किया था। ही इज ए नेशनल थ्रेट, इसीलिए आज के बाद से केशव का केस हम डील करेंगे। अर्चना कहने लगती है कि सर मैं भी इस केस में आपके साथ काम करूंगी, लेकिन इसका सुपीरियर कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से 2 लोग जख्मी है और 1 पुलिस ऑफिसर मर चुका है, तुमको तो कमेटी के सामने एक्सप्लेनेशन देना होगा। इस तरह से 6 महीनों के लिए सस्पेंड हो जाती है अर्चना। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अर्चना अपने सुपीरियर से ये बात कहने लगती है कि सर आप एनआईए डिपार्टमेंट से बात करके केशव की फाइल मंगवाइए। सुपीरियर कहने लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल अर्चना, ये बात तुम जानती भी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कमिश्नर से बात करूंगा। तभी हम ये देखते हैं कि एक अनजान बंदा दोबारा अर्चना को फॉलो कर रहा है। उसके बाद अर्चना अपने पुलिस स्टेशन आकर दीपक से केस के डिटेल्स बताने के लिए कहती है, मतलब स्वाति के बारे में और ट्रक के बारे में। और तभी हम ये देखते हैं कि अर्चना के हाथ में कुछ फोटोग्राफ्स है और उन फोटोज में दीपक और स्वाति एक साथ होते हैं। यही फोटोज दीपक के सामने रखकर इसके बारे में पूछने लगती है कि तुमने हम लोगों से ये बात क्यों छुपाई। बात यह है कि जो बंदा अर्चना को फॉलो कर रहा था वो बंदा अर्चना को अपनी गाड़ी में बुलाकर कहने लगता है कि मैडम मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। कुछ महीनों पहले जब मैं स्वाति को फॉलो कर रहा था उस वक्त मैंने स्वाति और आपके टीम मेंबर दीपक को एक साथ देखा, तो इसी के बारे में आपको बताने के लिए आपको फॉलो कर रहा था, अब जाके मौका मिला। इस तरह से वो फोटोग्राफ्स अर्चना को देता है। सो अर्चना और नटराज दीपक से इंक्वायरी करने लगते हैं कि बताओ क्या तुमने ही उन दोनों को मारा। दीपक कहने लगता है अरे मैडम मर्डर वाले दिन मैं सारी रात पुलिस स्टेशन में ही था, चाहे तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। अर्चना पूछने लगती है तो फिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई। दीपक कहने लगता है कि एक्चुअली मैडम स्वाति और मेरी मुलाकात एक डेटिंग ऐप में हुई थी। हम दोनों चैटिंग करने लगे। उस वक्त स्वाति का हस्बैंड जिंदा ही था, वो अपने शादी से खुश नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक से स्वाति खुद मुझे कॉल करके ये बताया कि हम लोग इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देंगे। मैंने पूछा भी लेकिन स्वाति ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस वही लास्ट था मैडम। उसके बाद मैंने स्वाति को नहीं देखा।
जब 2 दिन पहले स्वाति की लाश को देखा तो मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई। अर्चना कहने लगती है कि फिर भी तुम इस केस में सस्पेक्ट हो, कुछ दिनों के लिए तुमको सस्पेंड किया जाएगा। बाहर आने के बाद नटराज से कहने लगती है कि हम दीपक की इंक्वायरी पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम दोबारा स्टार्ट करो। वहाँ से अर्चना स्वाति के फ्रेंड के पास जाकर स्वाति के बारे में पूछने लगती है। इसके फ्रेंड बताने लगती है कि स्वाति की शादी होने के बाद मैं उससे टच में नहीं रही। एक्चुअली कॉलेज डेज से ही मैं स्वाति को जानती हूँ। वो अपनी दुनिया में खोई रहती है, गुमसुम पढ़ाई करती हुई। स्वाति के फादर कर्जे में डूबकर स्वाति और उसकी माँ को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रेंड से भी मिलती नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद स्वाति के अंदर एक अजीब का बदलाव आया। वो अचानक से लड़कों से बात करने लगी, उनके साथ बाहर जाने लगी। लेकिन रिसेंटली स्वाति की खबर सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, पता नहीं किसने मारा होगा उसको। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस ट्रक वाले ओनर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ट्रक वाला ओनर कहने लगता है, अरे मैडम 10 दिन पहले मेरी ट्रक गायब हो गई थी, देखिए मैंने FIR कंप्लेंट भी दी और किसी ने मेरी गाड़ी का नंबर क्यों चेंज किया। उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर अर्चना को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि मैडम कल आपने फिंगरप्रिंट्स और DNA सैंपल्स भेजे थे ना, उनमें से किसी का भी क्राइम स्पॉट के DNA से मैच नहीं हुआ, इवन दीपक का भी। घर आने के बाद अर्चना इसी केस के बारे में बहुत सोचने लगती है, क्लूज को ढूंढने लगती है। तभी अर्चना को एक न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज दिखती है और वो ये है कि कुछ चोर गन दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं उनके घर में घुसकर। दूसरे दिन जब अर्चना सारे लोगों के कॉल डिटेल्स चेक करने लगती है तो उसको ये बात पता चलती है कि अनिल का एक और नंबर भी है जिसको ये रिचार्ज करवाता है। नटराज को कॉल करके बताने लगती है कि वो दूसरा नंबर किसका है, किसके नाम पर है, फटाफट से फाइंड आउट करो और अनिल ने इस बारे में हमसे क्यों छुपाया। उसके बाद अर्चना कपिल जो रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उस पुलिस ऑफिसर को अपने पुलिस स्टेशन बुलाकर केस के डिटेल्स बताने के लिए कहती है। कपिल कहने लगता है कि मैडम कुछ दिनों से 3 चोर अपने चेहरे पर मास्क पहनकर घर में घुसकर लूट रहे हैं और वो भी गन दिखाकर। रिसेंटली उन तीनों चोरों ने एक बंदे को भी मारा था। टारगेट करके वो लोग घर को लूटते हैं। अर्चना कहने लगती है कि कल उन विक्टिम्स को पुलिस स्टेशन बुलाओ, जो कुछ पूछताछ करनी है। उसके बाद नटराज अर्चना के पास आकर कहने लगता है कि मैडम अनिल जिस नंबर को रिचार्ज करता है वो संतोष नाम के एक बंदे का है और संतोष के ऊपर छोटे मोटे क्राइम रिकॉर्ड्स है। दूसरी तरफ NIA ऑफिसर विक्रांत अपने सुपीरियर के पास जाकर अर्चना के बारे में बताने लगता है कि सर अर्चना केशव की फाइल को मांग रही है और कुछ महीनों पहले अर्चना ने NIA के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हो गई। बाद में विक्रांत अर्चना को कॉल करके ये बात पूछने लगता है, क्या तुमको केशव चाहिए या तो फिर केशव की फाइल? मैंने अपने बॉस से बात कर ली है, तुम NIA में ज्वाइन हो सकती हो। अर्चना कहने लगती है कि सर फिलहाल मुझे ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये केस होने के बाद मैं NIA ज्वाइन करूंगी। इस तरह से रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद अर्चना अनिल को बुलाकर इसी फोन नंबर के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा और संतोष का क्या रिलेशन है, क्यों तुमने उसके साथ 30 मिनट तक बात किया। पहले तो अनिल सच बताने से मना करने लगता है, लेकिन बाद में अनिल ये कहने लगता है कि मैडम मुझे एक दिन ये बात पता चली कि विशाल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तो विशाल को सबक सिखाने के लिए मैं संतोष को कॉल करके विशाल को वार्निंग देने के लिए कहा। संतोष मेरा कार मैकेनिक है बस, और वैसे भी मैडम मैं विशाल को क्यों मरवाऊंगा, वो तो मेरा जीजा है, मेरी बहन ही विधवा हो जाएगी ना। उसके बाद जब पुलिस वाले संतोष को पकड़ने के लिए उसके गैरेज पर जाते हैं तो संतोष पुलिस वालों को देखकर उन पर ही हमला करके भाग जाता है। अर्चना संतोष को बाहर निकालने के लिए टीवी में एक फेक न्यूज चलाने लगती है कि संतोष ने छोटी बच्ची अर्चना को किडनैप कर लिया। उसके बाद अर्चना उन रॉबरी केस के विक्टिम्स को बुलाती है। वो सेमी ऑटो गन के बारे में पूछने लगती है कि आप लोगों ने उन चोरों के हाथ में यही गन को देखा था। ये लोग यही कहने लगते हैं कि गन पर इतना ध्यान नहीं गया। उनमें से एक विक्टिम कहने लगता है, लेकिन मैडम एक बंदे की बोली मेरी जैसी ही थी, मतलब चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जैसी। दूसरी तरफ पब्लिक टीवी न्यूज चैनल में संतोष की न्यूज देखकर संतोष को बहुत मारने पीटने लगते हैं कि बच्ची का किडनैप करते हो। अपने आप को बचाने के लिए संतोष पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हो जाता है। अर्चना फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करके ये फाइंड आउट करने के लिए कहती है कि क्राइम स्पॉट पर जो DNA फिंगरप्रिंट्स पाए गए क्या वो फिंगरप्रिंट्स रॉबरी केस से मैच होते हैं या नहीं। सो दोनों क्राइम सीन के DNA और फिंगरप्रिंट्स मैच करने पर इट्स ए मैच, मतलब दोनों केसेस के क्रिमिनल्स एक ही है। उसके बाद पुलिस वाले संतोष को इंक्वायरी करने लगते हैं कि क्यों तुम पुलिस को देखकर भाग रहे थे, क्या तुमने ही उन दोनों को मारा। संतोष कहने लगता है, मर्डर? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक छोटा सा जुगाड़ करके पैसे कमाना शुरू किया। एक दिन धनंजय नाम का एक बंदा मेरे पास एक ट्रक लाकर इस ट्रक का नंबर प्लेट बदलाने के लिए कहा, जिसके लिए मुझे काफी सारे पैसे भी दिया। संतोष से धनंजय का फोन नंबर लेकर उसे ट्रैक करने पर यह बात पता चलती है कि फिलहाल धनंजय कर्नाटका के बॉर्डर पर है। अर्चना की टीम फटाफट से उस जगह पर जाने लगते हैं। दूसरी जगह पर जब धनंजय और उसका फ्रेंड किसी जगह पर खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर अर्चना की टीम पहुँच जाती है
पुलिस वालों को देखकर ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत लंबी चेजिंग के बाद फाइनली पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ ही लेते हैं। इन दोनों से एक और मेन बंदे के बारे में पता चलता है, लोहिया। जब पुलिस वाले लोहिया को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो लोहिया एक बच्ची पर गन पॉइंट करते हुए पुलिस वालों को धमकाने लगता है। तभी अर्चना बहुत ही चालाकी से लोहिया के पैर पर गोली मार के इसको जख्मी कर देती है। उसके बाद अर्चना स्वाति के देवर को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इसी बंदे ने लोहिया को पैसे देकर स्वाति को सबक सिखाने के लिए कहा, उन दोनों को जान से मारने के लिए नहीं कहा था। उस रात जब विशाल और स्वाति होटल से निकलकर वापस अपने घर जा रहे होते हैं, लोहिया और उसके दो दोस्त उस ट्रक की मदद से इन दोनों की गाड़ी को रोक लेते हैं। ये तीनों इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगते हैं और इसी तरह स्वाति का बलात्कार करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान विशाल के हाथ उनकी गन लगती है, लेकिन तभी लोहिया अपनी जान बचाने के लिए विशाल और स्वाति को मार देता है। स्वाति का देवर कहने लगता है कि जब मैं अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर मेरे भाई की एक बैग थी। उस बैग में मुझे कुछ फोटोग्राफ्स मिले जहाँ पर स्वाति किसी बंदे के साथ अफेयर में थी। वो बंदा और कोई नहीं, दीपक ही था। स्वाति के कारण ही मेरा भाई मारा गया। उसके कुछ दिनों बाद ही स्वाति एक और बंदे से रिलेशनशिप में चली गई। स्वाति को सबक सिखाने के लिए मैंने लोहिया को पैसे दिया, लेकिन गलती से वो लोग उन दोनों को मार दिए। अर्चना लोहिया से पूछने लगती है कि तुम लोगों को वो गन कहाँ से मिली। लोहिया कहने लगता है कि जब हम लोग किसी घर में चोरी किया था, वहाँ पर हमको ये गन मिली। दूसरे दिन पुलिस वाले अजय नाम के एक बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इसी बंदे के घर से वो गन मिली होती है। और कुछ महीनों पहले ये बंदा केशव से हाथ मिलाया था। गिफ्ट में केशव ने अपनी गन इस बंदे को दिया था। ये केस खत्म होने के बाद अर्चना फाइनली NIA में ज्वाइन हो जाती है। अब अर्चना का मिशन है केशव को पकड़ना, अपने फियांस का बदला लेना। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।